या आप सभी को नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। वी वेलकम यू टू दिस सेशन ऑन द संडे योगा टॉक। आज का जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा भविष्य, हमारे परिवार का भविष्य और हमारे देश का भविष्य इस पे निर्भर करता है। ये है कि 9 वेज टू गुड पेरेंटिंग विद पतंजलि योग सूत्रस। हम पतंजलि के योग सूत्रों के आधार पर वो जो उतना उसमें विजडम है, ज्ञान है, उसको बेस बनाते हुए हम अपने बच्चों को कैसे एक अच्छे बच्चे बनाएं और कैसे हम उनकी अच्छी परवरिश करें और एक अच्छे पेरेंट बने। तो उसी के ऊपर ये पेपर है, इसको मैं रीड करूंगा। मैं इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगा मिक्स करते हुए। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं कि व्हाट इज गुड पेरेंटिंग। पहले समझते हैं कि गुड पेरेंटिंग किसको बोलते हैं। जब एक पेरेंट अपने बच्चे के अंदर जो उसके अच्छाई की लेवल है उसको बढ़ा सकता है, तब वो एक गुड पेरेंट है, तब वो एक अच्छा पिता है, अच्छी माँ है। मैं रिपीट करता हूं, जब एक बच्चे के अंदर के अच्छाई को आप बढ़ाने में मदद करते हैं, तब आप एक अच्छे पेरेंट है, अच्छे पिता है, अच्छी माँ है उसकी। और अगर हम बच्चे के अंदर ये हैबिट्स ऐसी डाल लें कि वो अपने कॉन्शियसनेस को एक हायर लेवल पे रखे, तब हम और भी अच्छे पेरेंट हैं। और हम अगर अपने बच्चों को ये भी सिखा दें कि वो खुद ही अपने आप अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचाइयों से ऊंचाई पर लेता जाए पूरे जीवन भर, तब इससे बढ़िया पेरेंटिंग संभव नहीं है। ये एक्सीलेंट पेरेंटिंग है। So, when as a parent we are able to raise the goodness of a child, then that is the beginning of good parenting. If we inculcate in the child habits which keep his consciousness raised at a higher level, then we are a good parent. If we teach the child how to keep on elevating his consciousness in life, then that is excellent parenting. Many of us have experienced such excellent parenting, haven't we? हमने अपने जीवन में इस प्रकार के माता-पिताओं को देखा है। हमारे खुद के भी माँ और पिता इस कैटेगरी में आ सकते हैं। तो अब देखते हैं कि पतंजलि योग सूत्र क्या है और वो यहाँ पर कैसे रेलेवेंट होता है। पतंजलि योग सूत्र जो हैं वो एंशिएंट, बहुत पुराने, हजारों साल पुराने जो योग का जो ज्ञान है, जो योग का नॉलेज है, भारत से जो आया है उसकी कलेक्शन है। ये महर्षि पतंजलि ने अंदाज से 2400 साल पहले पूरा जमा किया था और उनको सूत्रों में डाला था। 196 सूत्रों में डाला था। और इसमें पूरा वो विज़डम, पूरा वो नॉलेज, पूरा वो गाइडेंस है जिससे कि हम एक इंसानी तौर पे अपने कॉन्शियसनेस को, अपने चेतना को किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और इसका जो अप्रोच है बहुत ही लॉजिकल, रैशनल और स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है। बहुत ही सिस्टम के अनुसार इसमें समझाया हुआ है। और ये हमको ऐसे मेथड्स बताता है जिन मेथड्स को हम अप्लाई करके, इम्प्लीमेंट करके हम हाईएस्ट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस तक जा सकते हैं। तो पतंजलि अपने सूत्रों में सबसे पहले चैप्टर में ये समझाते हैं कि योग क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, समाधि के अलग-अलग स्टेज क्या है। सेकंड चैप्टर में वो समझाते हैं कि साधना क्या है, किस प्रकार की साधना करने से हम ऊंचे से ऊंचे लेवल की समाधि तक जा सकते हैं। तीसरे चैप्टर में वो ये बोलते हैं कि ये समाधि करने के बाद, ये ऊंचाइयों तक जाने के बाद जो सिद्धियां आती हैं वो क्या है और उन सिद्धियों का साइंस क्या है, वो सिद्धियां कैसे आती हैं, वो कैसे रियल लाइफ में परिवर्तित हो जाती हैं,
तो उसको लेकर भी पूरा का पूरा डिटेल में कवर किया है। और चौथा चैप्टर में, जो कि केवल्य का चैप्टर है, जो कि मुक्ति का चैप्टर है, उसमें वो समझाते हैं कि इस मार्ग पे आगे बढ़ने से, अगर हम सिद्धियों को छोड़ देते हैं और इस मार्ग पे आगे बढ़ते हैं, तो हमको केवल्य का ज्ञान हो जाता है। हम जीवन मरण के चक्रव्यूह से बाहर निकल आते हैं। हम 84 लाख योनियों से मुक्त हो जाते हैं और सदा के लिए हम एक आत्मा बन के, एक पुरुष बन के ईश्वर के पास जाने लगते हैं। हम वापस प्रकृति में नहीं आते हैं, हम वापस शरीर में नहीं आते हैं। तो पूरा का पूरा रेंज, मतलब एक साधारण आदमी और वो एक बुद्धा कैसे बने, वहां तक का पूरा प्रोसेस 196 सूत्रों में समझाया हुआ है। Okay, so what are Patanjali Yoga Sutras? Patanjali Yoga Sutras are a collection of ancient yogic wisdom from India. It was compiled by sage Patanjali about 2400 years back. It contains wisdom and guidance to raise consciousness of a human being up to any height. It has a very rational and structured approach to presenting that knowledge. It also gives methods by which the highest consciousness can be achieved. Sorry. तो अभी हम एक अद्भुत चीज देखते हैं कि जो हमारी चेतना है, जो हमारी कॉन्शियसनेस, उसको मापने का क्या तरीका है। और पतंजलि के सूत्रों में से मैंने 9 ऐसे मापदंड उठाए हैं, पैरामीटर्स उठाए हैं, जिससे कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे बच्चों में चेतना किस लेवल तक जागृत है, उनके अंदर में कॉन्शियसनेस किस लेवल तक पहुंची हुई है। और उसके बाद, ये जानने के बाद, एज अ पेरेंट हम उनके अंदर बदलाव ला सकते हैं। और अगर एक बच्चे को इन पैरामीटर्स में, इस मापदंड में अच्छा स्कोर मिलता है, तो आप अपने आप को शाबाशी दीजिए कि आपने अपने बच्चों को ठीक से पाला है, ठीक से गाइडेंस दी है, ठीक से उनकी परवरिश की है, ठीक से उनमें संस्कार डाले। आइए देखते हैं कि ये 9 पैरामीटर्स क्या हैं, और फिर बाद में मैं आपको बताऊंगा कि ये पतंजलि के योग सूत्रों में कहां से लिए गए हैं। सबसे पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। दूसरा है सत्य, ट्रूथफुलनेस। तीसरा है अस्थेय, नॉन स्टीलिंग, मतलब चोरी नहीं करने की आदत। चौथा है ब्रह्मचर्य, मतलब सेलिबसी, सेक्सुअली रिस्ट्रेन्ड रहना। पांचवा है अपरिग्रह, इसका मतलब विषयों के पीछे भागना नहीं, वस्तुओं के पीछे भागना नहीं, कम से कम में अपना काम चलाना। छठा है मैत्री, मैत्री मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप। सातवां है करुणा, करुणा मतलब कंपैशन। आठवां है मुदित, मुदित मतलब जॉय, खुशी। और नौवां है उपेक्षणा, मतलब इक्वानिमिटी, मन इक्विडिस्टेंट रहना, शांत रहना। तो ये जो 9 पैरामीटर्स हैं, इससे हम किसी भी इंसान का, किसी भी बच्चे का चेतना की क्या लेवल है वो हम जान सकते हैं। कैसे जानेंगे वो भी हम देखते हैं। Okay, so we have consciousness measurement parameters, which I have picked up from Patanjali Yoga Sutras. I will be sharing with you later on from which sutras we have picked it up. But based on Patanjali Yoga Sutras, we can take 9 parameters on which consciousness can be measured and monitored for a child. Corrective action, if needed, can then be taken by the parent. If a child measures high on these parameters, then be rest assured you are bringing up your child well. So the first is ahimsa, non-violence. Second is satya, truthfulness. Third is astheya, non-stealing. Fourth is brahmacharya, which is celibacy or sexual restraint. Fifth is aparigraha, non-possessiveness. Sixth is maitri, friendship. Seventh is karuna, compassion.
8th is mudita, joy, and 9th is upekshanam, that is equanimity. अभी एक इन्वायरमेंटल, एक बच्चे के इर्द गिर्द जो भी उस बच्चे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी चेतना का क्या लेवल है, वो डायरेक्ट असर डालता है उस बच्चे पे। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ये जो 9 मैंने पैरामीटर्स बोले थे, इसको आप एक जगह पर लिख लीजिए। और दूसरा, अपने बच्चे को 1 से 10 मार्क्स दीजिए इन पैरामीटर्स में, कि आपके आपके बच्चे में अहिंसा की लेवल क्या है, सत्य बोलने की लेवल क्या है, किसी का कुछ चुराने की लेवल क्या है, किसी की आइडिया भी नहीं चुरानी है, किसी का कॉपीराइट भी नहीं चुराना है, किसी का सामान भी नहीं चुराना है, सेक्स के मामले में उसका अप्रोच क्या है। तो इन सब चीजों पे, इन 9 पॉइंट्स पे आपको एक लिस्ट बना के अपने बच्चे को नंबर देने हैं 1 to 10, और उसको जोड़ लीजिए। अगर वो नंबर 90 आउट ऑफ 90 आता है, दैट मीन्स योर चाइल्ड इज डूइंग वेरी वेरी वेल। लेकिन ये स्कोर जो है ना, ये बच्चे पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है। ये स्कोर जो है, ये आप पे रिफ्लेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा तो वही सीखता है जो अपने आसपास देखता है, सुनता है और छूता है और समझता है। बच्चा माँ के गर्भ से कुछ लेकर नहीं आता है। बच्चा पिताजी क्या करता है उससे सीखता है, माँ क्या करती है उससे सीखता है, स्कूल में टीचर क्या बोलती है उससे सीखता है, बगल में बैठा उसका दोस्त क्लास में क्या बोलता है उससे सीखता है। अपने वातावरण से बच्चा अपनी चेतना को बढ़ाता है या घटाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि चेतना जो है ना, वो बहती है पानी की तरह, हाई से लो लेवल पे। अगर आपकी चेतना का लेवल हाई है, तो आपके बच्चे की चेतना का लेवल अवश्य हाई होगा। और आपकी चेतना का लेवल लो है, तो आपके बच्चे की भी चेतना का लेवल लो होगा। तो हमको सबसे ज्यादा बच्चे के आसपास जो कुछ भी है, उसकी चेतना का एक ऑडिट करना है कि क्या है, ये 9 पैरामीटर्स में क्या स्कोर आ रहा है। और ये सिर्फ हमको अपने घर में नहीं करना है, ये हमको स्कूल में भी करना है, और बाकी जगह भी जहाँ बच्चा जाता है वहां भी करना है। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? माँ-बाप अपने आप को इन 9 पैरामीटर्स पे रेट करें। पिता अपना रेटिंग करे, माँ अपनी रेटिंग करे। और स्कूल टीचर को बोले, जो क्लास की टीचर है, कि मैडम आप काइंडली अपने क्लासरूम की भी एक एवरेज इन 9 पॉइंट्स पे एक नंबर दीजिए, कि आपके क्लास में लड़के अहिंसक कितने हैं, सत्यवादी कितने हैं, चोरी-चकारी कितनी होती है, टीचर को मालूम है। टीचर अगर ऑनेस्ट रहेगी, तो आपको एक फीडबैक देगी, आपको एक स्कोर आएगा कि क्लासरूम का माहौल क्या है। और उसी प्रकार बच्चे के डेफिनेटली हो सकता है कि भाई-बहन हो बड़े-छोटे, उनका भी या तो उनसे भरवाइए या तो आप भर लीजिए। घर में दादा-दादी हैं या और कोई रिलेशन रहते हैं, चाचा-चाची रहते हैं, कोई बुआ रहती है, तो उनका भी कर लीजिए। आपको टोटल एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि बच्चे के आस-पास क्या कॉन्शियसनेस लेवल एग्जिस्ट कर रही है। और जब आपको ये मालूम चलेगा, अब यहाँ से काम शुरू होगा। पहला काम तो क्या होगा कि आप देखेंगे कि 90 में से अगर आपका स्कोर 60 आया है, तो आप पाएँगे कि समय के साथ आपका स्कोर 60 से बढ़ने लगेगा, क्योंकि अब आप सतर्क हो गए हैं, अब आप अवेयर हो गए हैं, और आपका स्कोर बढ़ने लगेगा। आपकी पत्नी का स्कोर भी बढ़ने लगेगा। आपके बाकी बच्चों का रिश्तेदार भी अपना स्कोर बढ़ाने लगेंगे, क्योंकि उनको समझ में आएगा कि हमारे अंदर ये कमी है। हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी अच्छाई, हमारी चेतना में ये कमियाँ हैं, और उसके अनुसार फिर ऑटोमैटिकली एक काम होने लगता है। ये एक कुदरत का चमत्कार है। ओके? ये एक्सरसाइज आप हर 6 महीने करिए, और फिर आप पाएँगे कि जो कॉन्शसनेस लेवल आस-पास बढ़ गई है, आप देखेंगे कि बच्चे की भी कॉन्शसनेस लेवल अपने आप बढ़ जाएगी। आपको बच्चे को कुछ बोलने की, सिखाने की, समझाने की शायद ज़रूरत भी नहीं पड़े। सिर्फ आस-पास के वातावरण में आप चेतना का लेवल बढ़ा देंगे, आप देखेंगे बच्चे के चेतना का लेवल बढ़ गया।
Okay, so let us look at environmental consciousness level checkup. The best thing to do would be to give your child marks on each of these qualities on a scale of 1 to 10. Then add up the total. The ideal score would be 90 out of 90. But scores do not reflect on the child. They reflect on what the child is picking up from the environment around him. What he is picking up on these parameters at home, school, and elsewhere. A still better thing would be that both the parents also rate themselves on these 9 parameters and find out how much are they scoring individually. Similarly, ask the school teacher to rate the whole class collectively on these parameters. It will give a good measure of consciousness levels of the parents and at school. Similarly, if there are siblings and other relations at home, please do ask them to take this test. You then will have a fair idea of the consciousness environment uh, you have provided to your child. Consciousness flows from a higher level to a lower level. So a child picks up consciousness from parents, school teachers, siblings, relations, friends, etc. This is the area where the major work has to be done. और ये जो exercise है, one can do once every 6 months. It will not only raise the consciousness levels of all individuals doing the exercise, but will also raise the collective consciousness around the child. And if each family undertakes such an exercise, then it can raise the collective consciousness of the nation. The child benefits, the family benefits, and collectively the nation benefits. Now, moving further, observing the child and suggested actions. अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बच्चे पे क्या नजर रखनी है और क्या एक्शन लेना है। तो सबसे पहले तो बच्चे पे एक कड़ी नजर रखिए। नजर रखिए नजर रखिए मतलब उसको टोकिए नहीं, उसको बोलिए नहीं, वॉच करिए और वो क्या शब्दों का प्रयोग करता है, क्या एक्सप्रेशंस का प्रयोग करता है, क्या उसके अंदर भाव जागते हैं, क्या उसके अंदर इमोशन जागते हैं, क्या वो एक्शन लेता है, उसका बॉडी का लैंग्वेज क्या बोलता है, उसको स्टडी करिए। और उसके अंदर अगर कोई बदलाव आता है इन चीजों में, तो आपके अंदर में अवश्य एक सोच पैदा हो जाएगी, एक विचार पैदा हो जाएगा, एक थॉट आ जाएगा। अगर ऐसा कोई चेंज आपने नोटिस किया है, तो मतलब ये जो नोटिस हुआ, ये आपके मेमोरी सेल में रिकॉर्ड हो गया और ये धीरे धीरे बीज बन जाएगा। ये आगे जाके एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा कर सकता है। तो कोई भी चीज, इसको संस्कृत में वृत्ति बोलते हैं, कोई भी चीज जो हम देखते हैं बाहर से और हमारे अंदर मन में बदलाव लाती है, वो थॉट है। और वो बदलाव क्यों आता है? क्योंकि वो रिकॉर्ड हो जाती है मेमोरी में। तो जो भी हमारे मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाता है वो बीज बन जाता है और वो बीज जो है आगे चल के फलित होके पेड़ बन सकता है। तो अब यहाँ पर काम करने का टाइम चालू हो जाता है। अगर आपके अंदर कोई विचार नहीं आ रहा है, कोई बीज पैदा नहीं हो रहा है, तो सब बढ़िया है। लेकिन अगर बीज पैदा हो रहा है, तो अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना होगा, थोड़ा सा सोचना होगा, थोड़ा सा विचार करना होगा। क्या करना होगा? देखिए, ये जो बीज आएगा ना, ये आपके अंदर आपके बच्चे के प्रति बिहेवियर में बदलाव लाएगा। और ये देखिए कि ये जो आपने सोच जो आई, ये आपके अंदर में क्या फीलिंग पैदा कर रही है। आपको अगर अच्छा लग रहा है, तो उसका मतलब आपका बच्चा जो है वो सही दिशा में जा रहा है। उसकी चेतना का लेवल बढ़ रहा है, उसकी कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, वो ज्यादा अच्छा इंसान बनने जा रहा है। और अगर ये फीलिंग आपके मन में जो आती है विचार के साथ, वो अच्छी नहीं आती है, तब आपका बच्चा जो है उसकी चेतना का स्तर गिर रहा है, वो नीचे जा रहा है। उसके अंदर की अच्छाई कम हो रही है, अच्छाई की लीकेज हो रही है। जब भी कोई बच्चा आपके अंदर में अपने एक्शन, वर्ड्स, एक्सप्रेशन से एक अच्छी फीलिंग पैदा करता है, तो उसको अप्रिशिएट करिए, उसको रिवॉर्ड करिए।
उसको रिकग्नाइज करिए ताकि ये उसका बिहेवियर बढ़े। और जब भी आपको लगता है कि उसने जो किया वो आपको सही नहीं लगा, आपके अंदर अच्छी फीलिंग नहीं आई, उसकी चेतना का स्तर गिरा, तब बच्चे को कुछ मत बोलिए। उसका कारण लोकेट करिए कि क्यों हुआ ये। योग और सांख्य, ये दोनों दर्शन सत्कार्यवाद में विश्वास करते हैं। सत्कार्यवाद क्या है? सत्कार्यवाद ये बोलता है कि हम जो कुछ भी एहसास करते हैं, जो भी हमारे जीवन में रिजल्ट आता है, जो भी इफेक्ट आता है, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, उसके पीछे एक कारण होता है। और ये पूरी साइकिल जो है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से लेके आज तक, ये कारण और उसका रिजल्ट, उसका कारण, उसका रिजल्ट, ये चेन में चलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बोलता हूं समझने के लिए। मान लीजिए एक आम का पेड़ है, वो आपको दिख रहा है। उसका कारण क्या है? उसका प्रथम कारण है कि आम का बीज है। बीज किसी ने बोया तभी पेड़ आया। तो वो बीज कारण हुआ और पेड़ जो है वो उसका इफेक्ट हुआ, रिजल्ट हुआ। लेकिन वो पेड़ भी अपने आप में कारण बनता है। किसका? और आमों का। क्योंकि और आम लगेंगे उस पे, 50, 100, 200 आम लगेंगे उस पे। तो ये है सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद ये बोलता है कि हर कारण के अंदर उसका जो इफेक्ट है वो छुपा हुआ रहता है। आम के बीज के अंदर पेड़ छुपा हुआ है और पेड़ के अंदर आम छुपा हुआ है। आपको नहीं दिख रहा है आज, लेकिन आम के बीज के अंदर पेड़ है और पेड़ के अंदर ढेर सारे आम हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है योग का और सांख्य का। तो अब आपको ये समझना है कि ये बच्चे ने जो किया, ये तो रिजल्ट आया, ये तो इफेक्ट आया, इसका कारण क्या है? और जब आप ठंडे माथे से बैठ के सोचेंगे, समझेंगे, एनालिसिस करेंगे, तब आपको नजर आने लगेगा कारण। और जब भी आपको कारण नजर आता है ना, उसका भी और डाइसेक्शन करिए, उसका भी और चीर-फाड़ करिए, उसको और गहराई में उतरिए और देखिए कि मेन कारण क्या है, जड़ क्या है। और उस जड़ में जाके आपको बदलाव करना है। जब उस जड़ में जाके आप बदलाव करेंगे, तब आप देखेंगे कि जो रिजल्ट है, जो फल आ रहा है, उसमें बदलाव आ जाएगा। ये भी हो सकता है कि आपको बच्चे को बोलने की जरूरत भी नहीं पड़े। आप अपने मेंटल लेवल पे उस कारण को ठीक कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा अपने आप ठीक होने लगेगा। अगर मेरे पास आम का बीज है, उसको किसी तरीके से, मानसिक तरीके से अगर मैं अमरूद का बीज कर देता हूं, तो पेड़ आम का लगेगा क्या? पेड़ अमरूद का लगेगा। ये भारत के योग और सांख्य की बहुत बड़ी खोज है। हमारे चित्त सबके जुड़े हुए हैं। जब मैं अपने चित्त में बदलाव लाता हूं, तो वो संस्कार, वो कर्म बाहर आते हैं, दुनिया में आते हैं, सृष्टि में आते हैं। तो हमको मैक्सिमम काम अपने अंदर करना है। और जब हम ये काम कर लेंगे, तब हम देखेंगे कि हमारे बच्चे में अपने आप बदलाव आने लगेगा, चमत्कारी तौर पे आने लगेगा। और अगर आपको लगता है नहीं आता है, तो तब आपको कोई दूसरा अप्रोच अपनाना पड़ेगा, जिसमें कि आप बच्चे को प्रेम से, हल्के से समझाएं। और आप देखेंगे कि आपका बच्चा जो है वापस एक ऊंची चेतना के मार्ग पे चल पड़ेगा, एक हायर कॉन्शियसनेस में चल पड़ेगा। Okay, so observing the child and suggested actions. Keep a watchful eye on the child. Be नमस्ते attentive. सर। Namaskar, Manjuji. Be attentive to his words, expressions, feelings, emotions, actions, and of course, body language. Any change which triggers a thought in you is to be analyzed.
A change noticed by you will become a part of your memory and eventually over time may modify your behavior and attitude towards the child. See and hear what each such triggering thought in you is telling you. If you are feeling good, then the child is moving towards higher consciousness. And if the feeling is not good, then the child is moving towards lower consciousness. When the child is moving towards higher consciousness, appreciate his actions and maybe reward him. But if the child is going down in consciousness, then step in. Try and locate the cause for it. Yoga and Sankhya believe in Satkaryavad. It means the effect we are experiencing is part of a cause. When we are able to diagnose the cause and dissect it further to the minutest level, we reach the absolute core of the cause. Corrective action here leads to a different cause. Now the effect will be different. If you have worked well on the cause, then the results or effects being generated in the child will make you happy. The child will again be on a path of higher consciousness. So let's now look at yamas. हम देखते हैं अभी कि ये जिन यमों का पतंजलि जिक्र करते हैं ये क्या है, क्योंकि जो पहले 5 जो पैरामीटर जो मापदंड हैं वो 5 यम हैं और ये पतंजलि के अष्टांग योग जो कि साधना का तरीका है उसका पहला अंग है। अष्टांग योग मतलब 8 अंग वाला योग। उसका पहला अंग ही ये बोलता है कि आपको इन 5 को पालन करना है। ये कसम खा लेनी है जीवन भर कि इसका हम पालन करेंगे। तो ये जो 5 यम है ये शुरू के 5 पैरामीटर्स हैं जिस पे हम मेजरमेंट करते हैं और ये एक्चुअली सोशल डिसिप्लिन है जो कि हर इंडिविजुअल को मेंटेन करना है और ये हमारे लिए हर सर्कमस्टेंस में, हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में ये हम पे लागू होता है कि हम इसको मेंटेन करें। और अगर हम बच्चों को इन 5 डिसिप्लिन्स पे लाते हैं तो हम ये देखेंगे कि उनका जीवन जो है वो खुशहाली हो जाता है, शांतिमय हो जाता है और उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स आपको दिखने लगेंगे। पतंजलि ये बोलते हैं कि इसलिए ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि उनका जो साधना का चैप्टर है उसमें अष्टांग योग कवर्ड है, उसका पहला अंग ही यमों पे है, 5 यमों पे है। तो इन 5 यमों को हम लोग एक बार और देखते हैं। पहला है अहिंसा और नॉन वायलेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वायलेंस, हिंसा किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, न विचारों में, न शब्दों में, न हरकतों में, डायरेक्टली भी नहीं, इनडायरेक्टली भी नहीं। अगर ये हो रही है तो ये दिखाता है कि सामने वाले के मन में गुस्सा है, लोभ है या मन जो है भटका हुआ है, माया में फंसा हुआ है। तो ये हो गई अहिंसा। दूसरी है सत्य, ट्रूथफुलनेस। हमको हर परिस्थिति में सत्य बोलना है, लेकिन सत्य ऐसा बोलना है कि किसी को नुकसान नहीं पहुंचे, किसी को चोट नहीं लगे। मतलब जो अहिंसा है उसका पालन करते हुए हमको सत्य बोलना है। हमको ऐसा कोई सत्य नहीं बोलना है जिससे किसी की हिंसा हो जाए। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। और फिर तीसरा है अस्थेय और नॉन स्टीलिंग। किसी भी कंडीशन पे हमको किसी की वस्तु, किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या किसी की कोटेशन, किसी का कोई चीज पे कॉपीराइट हमको नहीं चुरानी है, हमको पायरेसी नहीं करनी है। ये नॉन स्टीलिंग में आता है। और ब्रह्मचर्य और सेलिबेसी में जैसा मैंने पहले कहा कि हमको हमारे विचारों में और एक्शन में दोनों में सेक्सुअल रिस्ट्रेंट चाहिए और ऐसे नहीं हो कि हम बुरी नजरों से दूसरों को देखें, ऑपोजिट सेक्स वाले को देखें या उनके बारे में गलत विचार मन में पैदा करें। 5वां अपरिग्रह और नॉन पोजेशन।
इसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उसको हमको बेयर मिनिमम पे रखना है। हमको ज्यादा वस्तुओं के साथ नहीं जीना है और हमको और वस्तुओं के पीछे नहीं भागना है। तो जितना हम कम में संतुष्ट रहेंगे, जितना कम में हम अपना जीवन चला पाएंगे, उतना ही हमारा मन स्थिर रहेगा, साफ रहेगा और एक पवित्र स्थिति में रहेगा। अभी ये आगे बोलते हैं कि ऐसे कौन से प्रैक्टिस हैं जो करके हमारा मन को हम पवित्र कर सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत आसान है, बट पहले मैं यम्स को इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ। द यमास आर अहिंसा और नॉन वायलेंस। इट मीन्स नो वायलेंस इन एनी फॉर्म ऑफ थॉट, वर्ड और डीड, either directly or indirectly. It points to greed, anger, or delusion. Second is satya or truthfulness, speaking the truth always, but in such a way without hurting any other person. Astheya or non-stealing, not stealing material possession or intellectual property of others. Brahmacharya or celibacy. It essentially means sexual restraint in thoughts and action. Aparigraha or non-possession, restricting oneself to minimum possessions and not being greedy for more. Now, what are the practices which can give us a pure mind? पतंजलि अपने सूत्र चैप्टर 1 समाधि वाला जो पद है इनका, उसमें सूत्र नंबर 33 में बोलते हैं कि ये 4 प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका माइंड जो है वो फोकस रहेगा, प्योर रहेगा और वन पॉइंटेड रहेगा। और जब भी किसी का माइंड एकाग्र रहता है, सात्विक रहता है और वन पॉइंटेड रहता है, तो क्या होता है, चेतना का लेवल बढ़ने लगता है, कॉन्शियसनेस लेवल राइज होने लगता है। और ये चारों के चारों जो है ये प्रैक्टिस करना इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला देखते हैं क्या है। जो लोग खुश हैं उनके साथ दोस्ती बढ़ाइए। जब आप खुश लोगों के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर ये सात्विक गुण आने लगेंगे, आपका मन फोकस होने लगेगा, आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी, आपकी चेतना का स्तर बढ़ने लगेगा। दूसरा, जो दुख में है, जो कष्ट में है, उनके प्रति करुणा के भाव से उनको हेल्प करिए, उनके प्रति कंपैशनेट रहिए, इससे भी ये चीजें होती हैं। तीसरा, अपना थोड़ा समय जो पुण्य कमाए हुए लोग हैं, जो कि संत हैं, गुरु हैं, पुण्य आत्माएं हैं, उनके साथ समय बिताइए। उनके संग में आपको आनंद मिलेगा और ये जो आनंद मिलेगा ये भी आपको चित्त को शांत करेगा, एकाग्र करेगा, फोकस करेगा, वन पॉइंटेड करेगा। और हमारे जीवन में कई बार ऐसे लोग आते हैं जो कि गलत प्रकार के लोग होते हैं और जिनके अंदर में जिनकी चेतना की लेवल काफी लो होती है, जिनकी सोच में कमियां होती हैं, तो हमको उनसे दूर रहना है। उनके साथ हमको अपना मन नहीं लगाना है, उनके साथ एक डिस्टेंस मेंटेन करना है। ये 4 करने से हम वापस अपने चेतना के लेवल को ऊंची दिशा में ले जा सकते हैं। तो ये 5 और 4 मिला के ये 9 है। Okay, so practices which give pure mind. Patanjali in his Sutra 133 of the first chapter on Samadhi refers to these 4 practices. It makes the mind focused, pure, and one-pointed. All these 4 are pretty easy to practice. These 4 practices are: cultivate friendship with those who are happy, be compassionate toward those who are in distress, be joyous when you are in the company of holy people, and be indifferent towards impious or non-virtuous people. तो अभी कंक्लूजन में हमें देखते हैं कि जो अच्छी पेरेंटिंग है वो बेसिकली क्या है, वो आपके बच्चे के चेतना का स्तर को बढ़ाना है और उसको हम ऐसा बढ़ाएं कि वो बच्चा सीख जाए और जीवन भर अपने आप बढ़ाता रहे। इसके लिए ये 9 पैरामीटर्स हैं जो हमने देखे। और जब हम इसका कॉन्शियसनेस चेक करते हैं, बच्चे के इर्द गिर्द जो लोग बच्चों से डील कर रहे हैं, माँ पिता, स्कूल के टीचर, उसके दोस्त और परिवार में अगर और भी रिश्तेदार हैं, तो उस पे भी हम एक कॉन्शियसनेस का चेक कर सकते हैं
और उसके उसके ऊपर काम करके कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ा के हम देखेंगे कि बच्चे के अंदर का भी कॉन्शियसनेस लेवल, चेतना का स्तर बढ़ने लगता है, उसके अंदर की अच्छाइयाँ बढ़ने लगती हैं, वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है, अच्छे गुणों को ग्रहण ग्रहण कर लेता है और आपका जीवन, उसका जीवन और समाज का जीवन सब एक एक ऊँचे नए स्तर पे चला जाता है। तो अगर इसको हम अपने फैमिली के लेवल पे लगाना चालू करते हैं, 9 पैरामीटर्स को मेज़र करना चालू करते हैं, इनको हर 6 महीने में चेक करते हैं, तो इससे बढ़िया तरीका नहीं है एक सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज़ तरीके से अपने परिवार का स्तर बढ़ाने का, अपने बच्चे का चेतना का स्तर बढ़ाने का और सब करेंगे तो देश का भी ऑटोमैटिकली ये चेतना का स्तर बढ़ जाता है। Yeah, friends. So, in conclusion, good parenting is all about raising the consciousness of your child, and consciousness can be raised by measuring it. You can only increase what can be measured. So, there are 9 parameters which we have mentioned before for measuring. Measure it for yourself, your spouse, the school teacher, the classroom, other relations, and see what is the level of consciousness you are providing to the child as its environment. Higher the level, the better the child will gain that consciousness and will become a responsible citizen, a good parent down the line, and a good citizen of the country. And if all of us are able to do this exercise every 6 months, we will find substantial improvement in the consciousness level of each individual in the family and also of the nation at large. Yeah, so with this, I come to the end of today's talk. Thank you. And if you have any questions, we will take it in the question answer round. Okay.